ऑल योर पेपर्स आर विथ मी। 2019 पैटर्न के अब तक के जितने सारे पेपर्स है, सारे पेपर्स जो है वो मेरे सामने हैं और उन सारे पेपर्स को लेके मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है, इसलिए आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो 4 बार सवाल पूछा है उसमें से 3 बारी सेम क्वेश्चन आया है। अरे बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसका दादाजी, ये आपके मम्मी पापा और ये आप खुद और आपके भाई बहन। इसका मतलब है यहाँ पे एक फैमिली ट्री फॉलो होती है, तो कंपोजिशन होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट भाई। तो आप जब भी कभी जैकोबियन निकालोगे तो आपको लिखना पड़ता है डाबा ऑफ ओनर्स जो कि एक्स और वाई है, और डाबा ऑफ टेनेंट्स जिसको आप लिख सकते हो यूवी। ये मेरी स्ट्रेटेजी है यार। जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव ना हो तो वो काहे की जिंदगी यार। आइगन वेक्टर जो होते हैं वो बहुत स्टबन रहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उनकी मैग्नीट्यूड कम या फिर ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। यार फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बच्चे, आप लोग जब 12th स्टैंडर्ड के बाद एंटर हुए थे इंजीनियरिंग में, आपको इनिशियली कुछ अलग चीजें लगी होंगी, लेकिन अब जाके जिस तरीके से सबमिशंस चल रहे हैं, जिस तरीके से आपकी एग्जाम्स हो रही है, जिस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो आई एम श्योर आपको अब इंजीनियरिंग वाला फील जो है वो आना शुरू हो चुका होगा। आज के इस सेशन में मैं मैथ्स 1 के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। देखो भाई साहब, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अब जब तक कि हम लोग 12th स्टैंडर्ड में थे, जो स्ट्रैटेजी यूज करते थे वो सेम स्ट्रैटेजी से जाके हमारा काम नहीं बनने वाला है। तो हमें अब क्या क्या करना पड़ेगा, आई एम श्योर आपको आपके सीनियर्स ने बहुत सारी चीजें बताई होंगी, लेकिन भाई आपके सीनियर्स हार्डली 1-2 साल बड़े होंगे। आपको एक्सपीरियंस वाली चीज बताने के लिए मैं 15 साल से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान आपको देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो जो शुरुआत मुझे करनी है वो करनी है कि भाई 70 मार्क्स का अपना पेपर होता है। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 के लिए हम लोगों को प्रिपेयर करना है, राइट। अब जब 4 यूनिट के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो हमें उसके बारे में ऐसी कौन सी चीजें जो कि पता होनी चाहिए। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। तो चलो वो भी आपको बता देते हैं कि भाई ऐसी कौन सी चीजें जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। नंबर 1, यार अपना जो पेपर है, जैसे मैंने बोला, वो 70 मार्क्स का अगर है तो जिस हिसाब से स्ट्रेटेजी आ रही है उस हिसाब से 10 मार्क्स के लिए आपको एमसीक्यू रहेंगे और 60 मार्क्स की आपकी होने वाली है थियरी। अब थियरी मतलब मैथ्स में एक्चुअल में थियरी नहीं, न्यूमेरिकल्स रहेंगे। वो 60 किस तरीके से सेग्रीगेटेड है भाई, वो आपको मिलेंगे हर एक यूनिट में 15 15 15 15 के हिसाब से, और यहां पे उसके भी वापस 5 5 5 मार्क्स के हिसाब से आपको सवाल पूछे जाएंगे। दैट यू ऑल नो, राइट। अब सर ठीक है, ये आपने बताया, हमें समझ में आया। ये 10 मार्क का क्या सीन है यार। 10 मार्क के जो एमसीक्यू है वो आपको फिलहाल लास्ट के, अगर आप पेपर्स देखो ऑल योर पेपर्स आर विथ मी। 2019 पैटर्न के अब तक के जितने सारे पेपर्स है, सारे पेपर्स जो है वो मेरे सामने हैं और उन सारे पेपर्स को लेके मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है, इसलिए आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आप अगर देखोगे तो यू विल फाइंड कि यार 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स और फिर 1 मार्क्स, इस हिसाब से आपको अराउंड 10 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो देखो भाई 10 मार्क्स और 60 मार्क्स का सेग्रीगेशन तो हो गया। अब टोटल समय कितना मिलता है, टोटल समय आपको पता है 2.5 आवर्स बोला जाता है, तो मैं उसको मिनट्स में लिख देता हूं भाई। 150 मिनट हम लोगों को मिलते हैं और 150 मिनट का मतलब है 4 यूनिट खत्म करने हैं। तो भाई साहब हर एक यूनिट जो है वो हम लोगों का 37 मिनट्स में खत्म होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, हम लोग जब राइटिंग करेंगे तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि हमें ये समय का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि उतने समय में हमारा यूनिट खत्म भी होना चाहिए। अब हैविंग सेड दिस, हर एक यूनिट की हम लोगों को एनालॉजी समझ में आनी चाहिए। तो उस एनालॉजी को समझने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। लेट्स स्टार्ट ऑफ। सबसे पहले तो यार यूनिट नंबर 3 से शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, देखो नाम से भी आपको कुछ चीजें पता चलेगी। यूनिट नंबर 3 का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन और यूनिट नंबर 4 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है यूनिट 3 एंड 4 जो है वो हैंड इन हैंड जाते हैं, राइट। अब यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 में आपको मैट्रिसेस ही मैट्रिसेस दिखाई देगा। इसका मतलब है कि 5 और 6 हैंड इन हैंड जाते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा प्लान कर रहा है कि सर मैं यूनिट 3 नहीं करूंगा, मैं यूनिट 4 के लिए जाऊंगा, तो भाई साहब उसको कुछ नहीं आने वाला है। और आप में से कोई अगर ये भी प्लान कर रहा है कि सर नहीं यूनिट 5 करूंगा, यूनिट 6 नहीं करूंगा, तो भाई साहब यूनिट 5 में ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिट 6 में आगे कुछ कैरी फॉरवर्ड हो ही रहे हैं। तो आप चिंता ना करो जी, आपको ये 2-2 यूनिट का सेट बहुत ढंग से सीखना होगा। और अब तक
क्या 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 चीजें आई है वो हमें देखनी होगी। हमें हमेशा कहा जाता है कि भाई जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका लाइनअप देखो, किस तरीके से वो लाइफ में आगे बढ़े, उनकी कुछ आइडिया ले लो। भाई साहब हम लोग यहाँ पे वही आइडिया लेने वाले। इसका मतलब है 2019 से जितने पेपर हुए इस 19 पैटर्न के, वो सारे के सारे पेपर्स में क्या क्या सवाल आए हुए आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे मस्त सब कुछ लिख के रखा हुआ है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बट सब कुछ लिख के जब रेडी है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही कि भाई देखो 19 के बाद, दिसंबर 19 के बाद आपको पता है कोरोना की वजह से पेपर्स नहीं हुए थे और जो हुए वो ऑनलाइन हुए। तो उसके बाद आप देख सकते हो अगस्त 22, मार्च 23 और उसके बाद अगस्त 23 का पेपर मेरे सामने है। इन सारे पेपर्स का मैंने एनालिसिस करा तो भाई साहब आप देख सकते हो बस इस पेपर में आपको एमसीक्यू नहीं दिखेंगे क्योंकि तब तक कोरोना नहीं आया था। ये कोरोना की कृपा है जिसकी वजह से आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो देखो भाई इसके बाद के हर एक पेपर में आपको एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो चलिए पहले तो सिलेबस से शुरुआत करते कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। अब तक डिफरेंशिएशन नाम हम लोगों ने सुना था, एंड जब भी कभी डिफरेंशिएशन का नाम हम लोग सुनते हैं तो हमें एक चीज पता होती है कि भाई डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डी बाय dx, करेक्ट है, ऐसे ही आपको सिखाया है। लेकिन जब ये पार्शियलिटी करने लगता है, पार्शियलिटी का मतलब क्या है, अब यहां पे विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएशन चल रहा है, x चल रहा है, तो अगर वो x के लिए बस पार्शियल हो, बाकी किसी को वो कंसिडरेशन में नहीं ले रहा है, बाकी सबको वो अगर कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, तो इस केस में वो पार्शियलिटी कर रहा है। और पार्शियलिटी करने वाले लोगों का झुकाव होता है हमेशा किसी और के लिए, इसीलिए उसको डबा बाय डबा एक्स। अब कोई उसको डबा बोलते, कोई उसको डो बोलते, आपको जो बोलना है बोलो, बट डबा बाय डबा एक्स में तो यहां से आगे इसको यही बोलूंगा। तो देखो भाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहां पे डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो उसे डबा बाय डबा एक्स के हिसाब से लिखा जाता है। फिर बोलोगे सर ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या क्या सिखाने वाले हो या फिर क्या क्या होता है, तो भाई साहब ये देखो आपको क्या सीखना पड़ता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूएक्स, जिसे लिखा जाता है डबा यू बाय डबा एक्स। अगर मैं यू वाई लिखूं तो बताओ क्या होगा, ऑफ कोर्स वो होगा आपका डबा यू बाय डबा वाई। अब एक और चीज बताओ, अगर मैं यू एक्स एक्स लिखूं तो बताए आपको ये क्या हो जाएगा, ये डबा स्क्वायर यू बाय क्या हो जाएगा, डबा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है दिस विल बी सेकेंड ऑर्डर, मतलब दो बार इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इनकी पहचान हम लोगों को सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट चीजों में करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जब एंटर हो जाओगे तो आपको दिखाई देगा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में क्या होता है, शो दैट वाले सम्स रहते हैं, मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड आपको दी जाती है और राइट हैंड साइड आती है कि नहीं वो आपको देखना है। और उसमें आपको जरूर डबा बाय डबा जेड, डबा बाय डबा स्क्वायर बाय डबा टी वगैरह वगैरह, टी स्क्वायर, ऐसे टर्म्स रहेंगे। आपको बस एक एक टर्म को पिक करना है। आपको क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड दी जाती है उसको पिक करना है, उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लीड लेके कवर करना है और देखना है कि राइट हैंड साइड आपका आंसर आता है या नहीं। ये करना है हम लोगों को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में। अब बच्चे ये भी पूछते सर करना पड़ेगा क्या पूरा, तो आप खुद देख लो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कितनी बार पूछा है। तो देखो मैं टिक मार्क कर रहा हूं, यहां पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है, यहां पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है और यहां पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है। इसका मतलब है चार पेपर में से, सॉरी इधर पे भी है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, चार पेपर में से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 पेपर में आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर सवाल पूछे। अब ये भी एक डाउट आ सकता है कि सर आप बता तो रहे हो लेकिन इसमें किस तरीके के सम आते हैं। आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूं। ये जो 4 बार सवाल पूछा है उसमें से 3 बारी सेम क्वेश्चन आया है। अरे बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इसका मतलब एक ही सवाल 3 बार कंटिन्यूअसली एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आपको वो जो सवाल है वो तो अच्छे से करके जाना ही होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि 5 मार्क के लायक है उनको आपको मार्क करना पड़ेगा। आप क्या करो मैं बताता हूं, एक अराउंड 3-4 सम का अंदाजा लो किस तरीके से वर्कआउट होता है। आपको एक बार स्ट्रेटेजी समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आई, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे आप अटैक कर सकते हो। हाँ मेरा मानना है ये ज्यादा डीप में मत करो, ऊपर ऊपर किया तो भी चलेगा, बिकॉज बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आगे आना अभी भी बचा है। तो देखो नेक्स्ट प्लेयर क्या है, वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट। व्हाट डज दैट मीन, वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट का यार इसका रंग रूप ही बहुत स्मार्ट है। ये देखो ये कुछ ऐसे लिखा जाता है डबा यू बाय डबा एक्स और मैंने यहां पे लिख दिया y। What does this mean, मतलब डबा यू बाय डबा एक्स तो लिखा हुआ है लेकिन यहां पे ब्रैकेट के बाहर सफिक्स में लिखा है y। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब बहुत सही है, इसका क्लियर मतलब होता है कि जो y अंकल है ना, वो y अंकल आपके इस केस में क्या रहेंगे दोस्त, कांस्टेंट रहेंगे। और तो और
ये अगर u है, x है, y है, तो u का एक जोड़ी रहती है ना v वाली, तो यहाँ पे आपका v अंकल जो है वो क्लियरली क्या हो चुका है दोस्त, मिसिंग हो चुका है। इसका मतलब है इसका पैटर्न होता है कोई एक वेरिएबल आपका कांस्टेंट होता है, कोई दूसरा वेरिएबल मिसिंग होता है, तो आपको ऐसे इक्वेशन को सेट करना है कि वो मिसिंग वाला इक्वेशन में नहीं दिखना चाहिए और जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को लेके वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट जाता है। देखो भाई है ही 4-5 लोग, तो अगर आप देखोगे तो वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट आपको हर एक पेपर में वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट, वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट, वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट एंड वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, आगे पीछे होती है सीक्वेंस। इट इज नॉट लाइक कि हमेशा पहले ही सवाल में वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट की एंट्री होगी, कभी वो इधर भी आ सकती है, कभी वो इधर भी आ सकती है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, राइट। अब पहचान लिया वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट के हिसाब से, कोई आपको वहां पे लिख के तो नहीं देगा या फिर कान में आके नहीं बोलेंगे सर बच्चे वो वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट से करना है, ऐसे कोई नहीं बोलता यार। ये बस आपको समझ में आना चाहिए कि सफिक्स में चीज लगी है, इसका मतलब ये वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट के हिसाब से जाना चाहिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है बंदा कंपोजिट फंक्शन। व्हाट डज दैट मीन? कंपोजिट इज द कंपोजिशन। तो मैं आपको बताता हूं सिंपल चीज, ये ना भाई साहब फैमिली ट्री को फॉलो करता है, मतलब फैमिली ट्री को भी नहीं, फैमिली को ही फॉलो करता है। मैं बताता हूं। अब ऐसे लोग जैसे कि लेट्स से दादाजी है जिनका नाम है जेड, उस फैमिली के दादाजी सबसे बुजुर्ग इंसान है और उस दादाजी को आप कंसिडर कर लो। उसके बाद जो फैमिली आती है वो आती है मम्मी पापा वाली। देखो अपनी अपनी मस्त छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली दादाजी है और दादाजी के साथ साथ आप देख सकते हो उसके बाद मैंने किसको लिखा है कि भाई यू और वी, यानी कि मम्मी और पापा को लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे भाई यू और वी जो होते हैं वो आपको रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। देखो मैं काम करता हूं, फंक्शन भी नहीं लिखता हूं, दादाजी, ये आपके मम्मी पापा और ये आप खुद और आपके भाई बहन। इसका मतलब है यहां पे एक फैमिली ट्री फॉलो होती है, तो कंपोजिशन होता है जेड का, यूवी का, एक्स वाई का, इस हिसाब से। हाँ वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, तो ऐसा जब वेरिएशन आता है तब उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब आपको कभी भी डैबा जेड बाय डैबा यू नहीं पूछेंगे क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है, या फिर डैबा यू बाय डैबा एक्स आपको नहीं फाइंड करना है। ये आपको अजीब सी चीजें इसलिए पूछेंगे, वो पूछेंगे व्हाट इज योर कनेक्शन विथ योर दादाजी। इसका मतलब है डैबा जेड बाय डैबा एक्स का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है और उसके साथ साथ डैबा जेड बाय डैबा वाई का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा जिसको आपको रटना है और उसके बाद उसके डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब ये हुआ आपका कंपोजिट फंक्शन। सर कहां पूछा है बताओ तो सही। तो देखो भाई टिक करके बताता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए कहां पूछा है। कंपोजिट फंक्शन को और इनकंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन को और इनकंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन को और इनकंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन को और कंपोजिट फंक्शन। अब मुझे आप मैसेज मत करना सर प्लीज बताओगे यूनिट नंबर 3 में कौन सा वाला टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आपको दिख रहा है यहां पे इसको कोई फाइट ही नहीं है, कंपोजिट को और कंपोजिट ही आ रहा है। इसका मतलब है कंपोजिट फंक्शन तो मैंडेटरी है भाई, कुछ आए ना है आपको। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब ठीक है ना सर, समझ गए हम लोग। आप देखो आगे, अब आगे आता है होमोजीनियस फंक्शन एज वेल एज यूलर्स थ्योरम। इसको भी ध्यान से देखना क्योंकि आपको वापस कुछ चीजें समझ में आने वाली है। पहले होमोजीनियस पे बात करते हैं। अब कोई भी दिया गया फंक्शन, लेट्स से इफ आई से u इज इक्वल टू, इफ आई राइट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जल्दी से देखना x की यहां पे डिग्री कितनी है भाई 2, y की डिग्री कितनी है भाई 2। अब ये यहां पे जितने सारे आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, क्या उनकी डिग्री सेम है? हाँ, डिग्री अगर सेम होगी तो उन्हें कहा जाता है होमोजीनियस फंक्शन। और तो और यहां पे आप चिल्ला के बोल सकते हो हाँ u इज होमोजीनियस फंक्शन हैविंग डिग्री, सॉरी u इज होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y, दिखाई दे रहा है हैविंग डिग्री। अब डिग्री क्या होती है इसकी बताओ मुझे, दोनों की कॉमन डिग्री 2 आ रही है ना, तो आप इसको डिग्री 2 के हिसाब से लिख सकते हो। मैं वापस बता रहा हूं इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है पता है? इसमें से जो आपको पसंदीदा है, x को हमेशा आप कॉमन निकाला करो तो ये दिखाई देता है 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। में बताता हूं आपका इंटरेस्ट जो है वो बस इस सेक्शन में है, बचे हुए सारे एलिमेंट्स को आप उसको फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स करके इग्नोर करो। ये देखो ये जो आपको यहां पे मिली इज नोन टू बी एज योर डिग्री। इसका मतलब है डिग्री कम्स आउट टू बी नथिंग बट कितनी आ रही है भाई 2 आ रही। अब बोलोगे क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हो होमोजीनियस फंक्शन? जिनको होमोजीनियस फंक्शन मिलेगा उन्हीं का आगे जाके यूलर्स थ्योरम एप्लीकेबिलिटी वर्क होगी, नहीं तो वर्क नहीं होने वाली। इसका मतलब है यूलर का जो डिडक्शन है वो तभी वर्क होता है जब आपका फंक्शन क्या होगा दोस्त, होमोजीनियस। तो सबसे पहले तो कोई भी आपको फंक्शन पूछा जाए आप उसकी क्या फाइंड आउट करो, जो मैंने प्रोसेस बोली उस हिसाब से
डिग्री। वंस यू फाइंड दैट डिग्री, उसके बाद इस यूलर के दो वर्जन स्टेप्स के हिसाब से उसके ऊपर हम लोगों को अटैक करना है, और वो फॉर्मूला बहुत ही शानदार है। जैसे कि ये देखो, अगर मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल x डैबा u बाय डैबा x प्लस y डैबा u बाय डैबा y, तो ये फॉर्मेट देखो जाना पहचाना है। उसके बाद एक और फॉर्मेट लिखता हूं, x स्क्वायर डैबा स्क्वायर u बाय डैबा x स्क्वायर प्लस 2xy डैबा स्क्वायर u बाय डैबा x डैबा y प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे आएगा डैबा स्क्वायर यू बाय डैबा वाई स्क्वायर। ये जो आपको दिखाई देते हैं ये दो है उसके दो अलग 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 स्टेप, और इनको जो मद्देनजर आपका यूलर्स का डिडक्शन का फॉर्मूला बनता है। अब क्या सर हम लोगों को पेपर में डायरेक्टली लिखा जाएगा कि यूलर को यूज करो? नहीं, आपको कहां से पता चलता है भाई? ये प्रोटोटाइप समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको ना आप देखो, अगर आपने करण जौहर की मूवीज देखी तो आपको पता चलता है यार फैमिली ड्रामा एंड बहुत ही बड़ा पिक्चर रहने वाला है, बड़ा स्क्रीन पे प्ले रहता है, बड़े बड़े एक्टर्स रहते हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई ये करण जौहर की मूवी है। या फिर आपको पता है बहुत पहले ऐसे हुआ करता था कि राकेश रोशन, आपको पता होगा ऋतिक रोशन के पापा, उनकी हर एक मूवी का नाम जो है वो के से शुरू होता था। तो अगर कोई के से मूवी रिलीज हो रही तो लगता था कि यार नहीं नहीं, ये तो भाई राकेश रोशन की ही मूवी रहेगी, किसी और की हो नहीं सकती, मोस्टली वो के पे काम करता है। आपने एकता कपूर का नाम सुना होगा जो कि सीरियल्स बनाती है, उनके भी बहुत सारी सीरियल्स की जो शुरुआत हुआ करती थी वो के से हुआ करती थी। मतलब कभी कभी देख के पता चलता है। राजश्री प्रोडक्शन, हम साथ साथ है, हम आपके हैं कौन, ऐसे नाम सुन के पता चलता है कि भाई ये राजश्री प्रोडक्शन वालों की मूवी है। उसी तरीके से ये दो फॉर्मेट को अपने दिलो दिमाग में घुसेड़ दो, एक्स डैबा यू बाय डैबा एक्स प्लस वाई डैबा यू बाय डैबा वाई, और एक्स स्क्वायर 2xy y स्क्वायर। ये जो स्टेप्स है, दिस इज स्टेप नंबर 1, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है मेरे भाई, एंड द फॉर्मूला इज नथिंग बट n इंटू, आप इसको u कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट बंदा बनता है आपका, उसको आप n इंटू एन माइनस वन इंटू यू कर सकते हो। n माइनस वन इंटू क्या कर सकते हो? u। इसका एक और वर्जन बनता है फंक्शन के हिसाब से, आप इसको n f ऑफ u और यहां पे f डैश ऑफ u ऐसे कुछ कर सकते हो। अब ये जो बनता है इसे g ऑफ u भी बोला जाता है, और इसी का एक और वर्जन जैसे मैंने बोला g ऑफ u इंटू जी डैश ऑफ u माइनस क्या करना है आपको? 1 करना है। तो भाई मल्टीपल चीजें डिपेंडिंग ऑन u होमोजीनियस है या फिर फंक्शन होमोजीनियस है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे ऐसे थोड़ी कोई भी कुछ भी आके हमें सिखाएगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट भाई। यूलर स्कोरिंग कौन है? यूलर स्कोरिंग कौन है? यूलर स्कोरिंग कौन है? यूलर स्कोरिंग कौन है? तो बट ऑब्वियस चीजें होती है। तो यहां पे अब मुझे कोई बोलेगा नहीं सर मैं यूलर्स को ऑप्शन में डालूं, फटके खाएगा। सर मैं यहां पे कंपोजिट फंक्शन को ऑप्शन में डालूं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे पर्सनली क्या लगता है पता है, आपका जो मेजॉरिटी फोकस होना चाहिए ये 3 प्लेयर्स पे होना चाहिए। और आपको पता है ये 3 प्लेयर्स आने के लिए कॉन्सेप्ट तो पता होनी चाहिए, तो कॉन्सेप्ट से शुरू करो। तो आपको यहां पे इसको ऊपर ऊपर कर लो, उसके बाद ये तीन जो मैंने टॉपिक बताया वो आपके सबसे बड़े प्लेयर होने वाले यूनिट नंबर 3 के अगर आपको मार्क्स निकालने। तो आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? देखो यार करते करते सारे चीजों को टिक मार्क तो हो ही गया, ये सारे के सारे पेपर्स आपके कवर भी हो गए। अब मुझे बताओ क्या आपको ये जो मैंने बताया वो स्ट्रैटेजी समझ में आई है? रहा सवाल मिसलेनियस। अब होता क्या है, कभी कभी कुछ ऐसे डिफिकल्ट वाले सम पड़ते हैं जहां पे कॉम्बिनेशन होता है, कंपोजिट यूज करो बाद में होमोजेनियस यूज करो, वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट और होमोजेनियस यूज करो। तो ये जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है वो मिसलेनियस में आता है, या फिर इंप्लीसिट फंक्शंस जो है वो भी मिसलेनियस में आते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट यूनिट में कवर हो रहे हैं। तो आपने ये मिसलेनियस वाला पार्ट फिलहाल स्किप किया तो भी चलेगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? रहा सवाल सर ऐसे लिखने में क्या जाता है, इसके आंसर्स भी तो चाहिए। तो भाई साहब जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ है तो ऐप पे आपके कोर्स के लिए आज आपको एक मैसेज पॉपअप हुआ होगा कि कंटेंट अपडेटेड करके। तो आपके हर एक यूनिट के कंटेंट अपडेट हो चुके हैं। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 हालांकि चल रहा है, यूनिट 6 चल रहा है। तो ये कंटेंट आपके अपडेट हो चुके हैं। तो आपको आपके जो भी डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी आस्क्ड क्वेश्चंस वो सारे वहां पे सॉल्व है। तो आपका काम तो और आसान हो गया दोस्त। समझ में आया? आप जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया है, जो शायद यूट्यूब पे देखेंगे इस वीडियो को, उनको मैं बता दूं यार आपके पास कोई भी बुक ले लो, लोकल ऑथर, अब ये इतना सेट है ना सिलेबस, आपको सारे सवाल वहां पे मिल जाएंगे। हाँ जो नहीं मिलेंगे खुद प्रैक्टिस करो, सॉल्विंग करके देख लो कि यार मैच होता है कि नहीं, अप्रोक्सीमेटली आपकी प्रोसेस जो है वो पूरी सेम है कि नहीं। आई एम श्योर आपको यूनिट नंबर 3 पता चला होगा, समझ में आया होगा। यूनिट नंबर 4 इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। पहले ही बता रहा हूं यूनिट 3 आपको ढंग से आना चाहिए, तब जाके यूनिट 4 पे अटैक कर सकते हो। और यूनिट 4 का सबसे पहला प्लेयर जिस पे अटैक करोगे उसका नाम है जैकोबियन। क्या नाम है उसका? जैकोबियन। ये कॉन्सेप्ट जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में यूज की जाती है, जो कि स्ट्रेस,
स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैकोबियन को हम लोग यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, मैं बताता हूं। देखो, अगर आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से x इज इक्वल टू u प्लस वी दिया है, u प्लस 2v ले लो, एंड y इज इक्वल टू अगेन u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर दिया है, तो मुझे बताओ आपको यहाँ पे टोटल वेरिएबल कितने यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं? 4। अब अगर 4 दिखाई दे रहे तो उसमें से आप मुझे बताओ कि 4 वेरिएबल में पूरे के पूरे x को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लोग लग रहे, पूरे के पूरे y को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लोग लग रहे। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो बंदा बचे हुए बंदों से बना हुआ है उसको ओनर बोलो। मतलब इन दो इक्वेशन में आपके ओनर्स कौन हुए? एक्स और वाई हुए। तो आप जब भी कभी जैकोबियन निकालोगे तो आपको लिखना पड़ता है डैबा ऑफ ओनर्स जो कि एक्स और वाई है, और डैबा ऑफ टेनेंट्स जिसको आप लिख सकते हो यूवी। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, डैबा ऑफ एक्स वाई अपॉन डैबा ऑफ क्या करोगे मेरे भाई? यूवी। अब बोलोगे सर ऐसे लिख के क्या होगा? उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, x का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव, x का विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव, y का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव और y का विद रिस्पेक्ट टू v। ये सब कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन के हिसाब से आगे बढ़ता है मेरे भाई। तो दिस इज हाउ आप लोग इसको सॉल्व करते हो, यानी कि x का विद रिस्पेक्ट टू u, x का विद रिस्पेक्ट टू v जो भी आंसर आएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू u, y का विद रिस्पेक्ट टू v जो भी आंसर आएगा। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? मल्टीप्लीकेशन होता है इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस साइन आती है। इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हुए आपके 2/2 के लिए। 3/3 भी आ सकता है, तो 2/2 और 3/3 ही आता है, उससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं आता है। तो आप ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश बिल्कुल मत करो यहाँ पे। नेक्स्ट चीज, सर ठीक है आप जैकोबियन के बारे में बता रहे हो, और क्या होता है इसमें? देखो भाई, एक जैकोबियन आया तो कभी भी देखो इंसान है तो इंसान के दुश्मन जरूर बनते हैं। यहां पे तो उसका एकदम क्लियर दुश्मन बन रहा है जो है जे डैश। अब बोलोगे क्या होता है सर जे डैश? बताता हूं मैं आपको भी समझ में आ ही चुका होगा। अगर ये जे है तो जे डैश क्या होता है? एग्जैक्ट इसका रेसिप्रोकल वर्जन, यानी कि डैबा ऑफ यूवी। उल्टा, टेनेंट्स ऊपर रहते हैं और ओनर्स जो है वो नीचे आएंगे। और आपको हमेशा ये चीज पता होनी चाहिए, जे इंटू जे डैश का जो आंसर आता है हमेशा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑफ कोर्स यार मतलब रेसिप्रोकल है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमेशा कितना आता है? 1 आता है। अब आप बोलोगे सर जैकोबियन के ऊपर कितने सम्स है? आप देखो लेटेस्ट पेपर्स में तो इनको बहुत ही प्यार आ रहा है जैकोबियन पे। आप देख सकते हो जैकोबियन जैकोबियन जैकोबियन, और यहां पे भी शायद जैकोबियन। ये देखो हर एक पेपर में आपको एक सवाल पूछा हुआ है, लेकिन उस सवाल को हमेशा कुछ ना कुछ औरिंग आपको दिखाई देता है, लेकिन वो भी जैकोबियन से रिलेटेड है। बताता हूं मैं आगे जाके। ये जैकोबियन की कॉन्सेप्ट जिनको समझ में आई है, उसके बाद आगे बढ़ते नेक्स्ट प्लेयर के ऊपर जिसका नाम है इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या बोला जाता है? इम्प्लीसिट फंक्शन। मीनिंग बताता हूं मैं आपको, ये देख लेना एक बारी बस। आपको यहां पे इम्प्लीसिट फंक्शन का मतलब ये होता है, जैसे जैसे इधर पे दिखा दूं, हाँ इधर दिखाते चलो। हाँ, u प्लस वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। अब मुझे बताओ ऐसे अगर मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ रहा है? यार यहाँ पे तो इतनी यहाँ पे मतलब खिचड़ी हो चुकी है कि भाई यहाँ पे u v x y है, लेकिन कौन ओनर और कौन टेनेंट समझ में नहीं आ रहा है। इस केस में आप क्या कर सकते हो? इसको आप क्लियरली एक फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन मतलब क्या बना सकते हो? इसको आप लिख सकते हो फंक्शन हैविंग ये 4 लोग जो भी आपके u v x y, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं वैसे तो। u प्लस v सबको लेफ्ट में ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली आपका f2 नामक फंक्शन बन जाएगा u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस 2x और माइनस कितना हो जाएगा? 3y। तो इस तरीके से आपके फंक्शंस बनते हैं। एंड वंस यू फाइंड दैट फंक्शंस को लेके आप इंप्लिसिट फंक्शन में 2 वर्जन निकाल सकते हो। एक वर्जन है जहां पे आप लोग डायरेक्टली पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो, जैसे डैबा u बाय डैबा x से डायरेक्ट निकाल सकते हो। और दूसरा वर्जन जहां से आप लोग जैकोबियन निकाल सकते हो, जो कि डैबा ऑफ लेट्स से uv है अपॉन डैबा ऑफ क्या है भाई एक्स वाई। तो कुछ इस हिसाब से आपके स्टेटस बनते, इसके फॉर्मूला बनते। इसके फॉर्मूले बहुत स्मार्ट है। यहाँ पे आपको न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर दोनों जगह पे आपको मैट्रिसेस को यूज करके मतलब डिटरमिनेंट को यूज करके सॉल्व करना है इन सम्स को। ये जो है ये आपके जैकोबियन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अनाउंसमेंट आपके लिए सामने में करता हूं, कभी कभी एग्जाम में ये सवाल आया है कि आपको j इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1 प्रूव करने बोला है। क्या बोला है? प्रूव। तो मैं आपको बताता हूं j इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1 को प्रूव करने में आप ये जो ब्लू कलर का पोर्शन देख रहे हो ओनर ऊपर वाला, ये इमीडिएटली सॉल्व होता है। लेकिन जब टेनेंट ऊपर आने की कोशिश करेगा तब आपकी रेगुलर इक्वेशन उस पर काम नहीं करेगी। मैं बता रहा हूं जब टेनेंट ऊपर होंगे
तब के केस में अगर प्रूव दैट आया तो उस केस में आपको उसको यूजिंग इंप्लिसिट फंक्शन सॉल्व करना होगा। अब जिन लोगों ने कोर्स लिया है वो लोग देखेंगे कि इंप्लिसिट फंक्शन के अंदर मैंने आपको जे इंटू जे डैश का सम दिखाया, वैसे तो मैंने ऊपर जैकोबियन में भी सिखाया हुआ है। तो आप जैकोबियन वाले सम को सेम टू सेम इंप्लिसिट फंक्शन वाले प्रोसेस से सॉल्व करोगे तो और कम समय में सॉल्व कर सकते हो। देयर इज नो स्पेसिफिकेशन कि उसको कौन सी मेथड से करना है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जे इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1। एक तो प्रूव दैट होने की वजह से आपको देखो अटेम्प्ट करने में समय लगता है, क्योंकि आपको जे को भी निकालना है, जे डैश को भी निकालना है, मार्क्स मिलेंगे सिर्फ 5। तो आपका चॉइस आप डिपेंड कर लो यहां पे। तो मैं बता रहा हूं, डोंट गो फॉर जैकोबियन, गो फॉर इंप्लिसिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट दिया है वैसे तो नोट्स में। और तो और इंपॉर्टेंट चीज जिनको नहीं पता है उनको बताता हूं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए जे इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1 वाले सम्स कोशिश करो कि इंप्लिसिट से सॉल्व करो, वो जल्दी सॉल्व होते हैं और आपको फटाफट मार्क्स भी मिलते हैं, राइट। अब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सारे पेपर्स में आप देख सकते हो। नेक्स्ट बंदा इज व्हाट, फंक्शनल डिपेंडेंस। इससे आसान चीज हो ही नहीं सकती है। अब बताऊंगा मैं आपको क्या। फंक्शनल डिपेंडेंस आपको बहुत अच्छी चीज सिखाता है। फंक्शनल डिपेंडेंस कहता है कि भाई आप जो जैकोबियन का आंसर निकालते हो वो हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर जैकोबियन का आंसर 0 आया तो वो फंक्शनली डिपेंडेंट है, नहीं तो वो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। अब बोलोगे अगर फंक्शनली डिपेंडेंट है तो कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होगा। हाँ, अगर 5 सम्स पूछे तो उसमें से 3 सम्स में आपको बोला जाता है कि भाई इन लोगों के रिलेशनशिप्स निकालो। तो ये रिलेशनशिप्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई मतलब प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। मैं बताता हूं इसके जो फेमस सम्स है वो कौन से सम्स है जो कि पिक्चर में आते हैं। तो देखो भाई, मुझे जितना पता चल रहा है ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है इसका जो एक फेमस सम है जिसमें tan इनवर्स इन्वॉल्व है, एक और फेमस सम है जहां पे साइन इनवर्स इन्वॉल्व है, और एक और समय जहां पे XYZ के साथ आपके UVW भी इन्वॉल्व है। तो ये 3 टाइप जो सम्स है उसमें से tan इनवर्स, अगर आप यहां पे देखोगे फंक्शनल डिपेंडेंस और फंक्शनल डिपेंडेंस, तो आप जितने सारे, आप अगर ये 4 सम्स देख रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट 3 सम्स जो है वो ऑफ कोर्स आपको किसके ऊपर पूछे हुए, tan इनवर्स वाले वर्जन के ऊपर। ये बहुत फेमस है। आपको पता है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ना तब भी ये भाई साहब आते थे tan इनवर्स वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सम्स को आपको पिक करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर ऑफ सम्स कम रहते क्योंकि j इज इक्वल टू 0 आना और उसके बाद रिलेशनशिप निकालना इज ए डील। इसको ना स्पेसिफिक सम्स ही मिलते हैं, इसीलिए ये आप अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट, ये 3 चीजें समझ में आई तो नेक्स्ट जाते हैं भाई अपन एरर्स और अप्रोक्सीमेशन के लिए। व्हाट डज दैट मीन? एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस में आपको बेसिकली कोई भी चीज, जैसे u है तो u का एरर du, x है तो dx, y है तो dy, z है तो dz। मोस्टली जो सम्स आते हैं वो सम्स आते हैं आपके परसेंटेज एरर निकालने के लिए, यानी कि v का जो एरर होता है अगर वॉल्यूम है तो उसका एरर निकाला जाता है 100 dv/v। ए अगर एरिया है तो एरिया का एरर निकाला जाता है 100 dA/A के हिसाब से। तो इतना सिंपल आपको यहां पे यूज करना है। अब बोलोगे इसके लिए वॉल्यूम देना चाहिए, एरिया देना चाहिए, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आई नो आपको आता है एरिया ऑफ सर्कल πr², एरिया ऑफ एलिप्स बोलो पाई इंटू ए इंटू बी, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो तो πr²h आता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलो तो 4/3 πr³ जो भी है वो आता है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन आता है। तो ये ऐसी कुछ चीजें पूछी जाती है, फिर कुछ दिया ही जाता है वहां पे, उनको यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। दिस इज अगेन नॉट अ बिग डील, ये आप कर सकते हो, बहुत आसान है। सर आपने तो बहुत सम दिए सर नोट्स में, मैं बता रहा हूं आपको, वापस एक बार नोट्स पीडीएफ चेक करना, उसके एंडिंग पार्ट में आपको यूनिवर्सिटी आस्क्ड क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो कि अभी 2019 पैटर्न के हिसाब से। तो एक बार जब ढंग से देखोगे ना आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यार डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से जाए तो कुछ सम्स आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने स्टार भी करा है, जिनको स्टार का मतलब आईएमपी नहीं है उधर पे, स्टार का मतलब है वो ट्रिकी है या फिर उसको याद रखना पड़ता है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं। ये आपका एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन का पैच हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैक्सिमा और मिनिमा। यार जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव ना हो तो वो काहे की जिंदगी यार। तो सिंपल चीज है, आप कोई भी फंक्शन लो वहां पे आपका कभी ना कभी मैक्सिमा बनता है, कहीं ना कहीं मिनिमा बनता है। तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए कुछ प्रोसीजर होती है, जैसे मैं आपको बताऊं रफली P, Q, R, S, T, ऐसे 5 आपको लोग फाइंड आउट करने पड़ते हैं। उन 5 में से P और Q को आपको इक्वल टू 0 करना पड़ता है। आई एम श्योर जो लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है उनको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उन लोगों को अब थोड़ा थोड़ा टेंशन बिल्डअप होना शुरू हो चुका होगा कि सर क्या बकवास कर रहे हैं यार इतनी सारी। तो भाई इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। P, Q, R, S, T आपको फाइंड आउट करना है। P और Q को आप 0 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलते हैं ऐसे पॉइंट जिन्हें स्टेशनरी पॉइंट्स कहा जाता है, जहां पे आपके फंक्शन सच में मैक्सिमा बन रहे या फिर मिनिमम बन रहे। समझ में आ रहा है? P और Q देते हैं आपको स्टेशनरी पॉइंट्स, और R, S, T का एक कॉम्बिनेशन बनता है RT माइनस S² वाला, जहां पे आप लोग उस कॉम्बिनेशन को यूज करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो,
फाइंड आउट कर सकते हो कि मैक्सिमा मिनिमा प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर है तो भाई मैक्सिमा का वैल्यू आर जो है वो डिफाइन करता है कितनी आती है, और मिनिमा है कि नहीं वो भी डिसाइड करता है आपका आर। तो ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप सारे लेटेस्ट पेपर्स भी करके जाओगे ना इसके ऊपर आए हुए सम्स, तो आपको एक अंदाजा, एक आपको समझ में आ जाएगा। हाँ एक चीज, इसके सम्स की लेंथ बड़ी है, बड़ा समय लगता है यार वैल्यूज निकालने के लिए, तो आपका जो 37 मिनट्स वाला स्ट्रेटेजी है हर एक यूनिट का, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकता है मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट लैग्रेंजेस मेथड, भाई करता क्या है ये, भाई सिर्फ आपका डाबा एफ बाय डाबा एक्स, डाबा एफ बाय डाबा वाई, डाबा एफ बाय डाबा जेड निकलता है, और इसमें यहाँ पे ना लैग्रेंजेस मेथड का काम ही एक होता है स्टेशनरी वैल्यू निकाल के देना, इसको कुछ काम नहीं है बाकी का। मतलब यहाँ पे जो स्टेशनरी वैल्यू निकलती है ना, वैसे यहाँ पे ये भी बस स्टेशनरी वैल्यू निकालने का काम करता है। यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व है भाई, आपका एक बंदा होता है जो कि हमेशा मैक्सिमम मिनिमा चिल्लाते रहता है। मैं बताता हूँ, यू प्लस लैम्डा फाई करके इसका फॉर्मूला है, जहां पे दो बंदे यू और फाई, जिसमें से यू जो है ना वो कहता है कि भाई जो चीज आपकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम आपको पूछी जाएगी उसको आप यू बोल दो, और जो आपको डेटा गिवन होगा जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50, ये गिवन है ना, तो आपको उसको क्या कंसिडर करना है, फाई, और आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा एक जगह पे कांस्टेंट निकाल के उसको साइड में निकाल के फिर जाके आप आपके फंक्शन को कंपेयर करके x निकाल सकते हो, y निकाल सकते हो और z निकाल सकते हो। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है। इसका विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z, तीन ही चीजें करनी है, आपको इसके भी मार्क्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इसमें एक सम है हॉटेस्ट पॉइंट करके, वो ना पढ़ने में इतनी परेशानी होती है कि क्या टेम्परेचर दिया है, हॉटेस्ट पॉइंट वगैरह वगैरह बोल रहे हैं। अबे हॉटेस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, तो सिंपल चीज है, मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में उन्होंने बात करी, और जब मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करी है तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो डेटा दिया होगा, एक डेटा यू होगा, एक डेटा आपका फाई होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसके सारे सम्स ऑलरेडी नोट्स पीडीएफ में सॉल्व है, लेटेस्ट पेपर्स के। आपने अगर वो 3-4 भी रेफर करना शुरू किया तो आपका भाई बैटिंग शुरू हो गई, आप फटाफट वहां पे मार्क्स लेके आ सकते हो। ये कॉम्प्लीमेंट करता है, दोनों एक ही क्वेश्चन में कभी नहीं आएंगे, ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता है। आप देख सकते हो मैक्सिमम मिनिमा के साथ आता है लैग्रेंजे, मैक्सिमम मिनिमा को कॉम्प्लीमेंट करता है लैग्रेंजे, मैक्सिमम मिनिमा को कॉम्प्लीमेंट करता है लैग्रेंजे। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि हाँ मैं मैक्सिमम मिनिमा करूंगा और लैग्रेंजे नहीं करूंगा, तो भाई आप ये सोच एक्सट्रीम केस में रखो जहां पे आपकी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, राइट। फिर सोचो दोनों में से कोई है, क्योंकि क्या होता है जैसे आप सोचोगे कि मैं ये करूंगा तो आप लिमिट हो जाओगे। जैसे लैग्रेंजे किया तो ऊपर के दो आने चाहिए, लेकिन हमेशा ऊपर के दो लैग्रेंजेस के सेम नहीं होते। देखो जैसे यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंस है एग्रीड, बट ऊपर कौन है, इंप्लिसिट, यहाँ पे कौन है, जैकोबियन। तो ये कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि भाई साहब ऐसे मत सोचो कि मैं कोई एक टॉपिक करूंगा। भाई है ही कितने, मतलब 6-6 टॉपिक्स है। आप अगर M2 में जाओगे, M3 देखोगे तो 10-10 टॉपिक बनते हैं यार, 10 टॉपिक को खेलना पड़ता है और उसमें से पता भी नहीं चलता है कभी कौन सा कब आएगा। तो यहाँ पे इतनी क्लैरिटी अगर है कि 6-6 टॉपिक्स करके जाने के अपन को, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। हाँ इट इज इंपॉर्टेंट कि आप टाइम दो इन सारी चीजों के लिए। समझ में आ रहा है? देखो दैट्स ऑल फॉर यूनिट नंबर 4। चल यूनिट नंबर 5 मेरे भाई, यूनिट नंबर 5 में सबसे बड़ा प्लेयर है कि आपको क्या आना चाहिए, मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। और तो और मैट्रिक्स में भी कुछ और चीजें होती है, जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, मैट्रिक्स का एडिशन आपको पता है, तो इतनी सारी चीजें, डिटरमिनेंट निकालना पता है, इनवर्स निकालना पता है, सारी बेसिक चीजें भले ही आपको पता हो, लेकिन आपको मैट्रिक्स जहां पे यहाँ पे टॉपिक शुरू होता है वहां पे आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ता है रैंक। बहुत लोगों को पता ही नहीं है रैंक क्या होता है, तो मैं बस बता दूं, रैंक इज समथिंग जहां पे आपके मैट्रिक्स को वेक्टर में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी कम से कम वेक्टर्स लगने चाहिए, इस हिसाब से उसको सेटअप किया जाता है। तो कम से कम वेक्टर्स लगेंगे, इस हिसाब से सेटअप करने के लिए जो रैंक निकाला जाता है, दैट रैंक इज फाउंड आउट बाय 2 मेथड्स। नंबर एक को बोला जाता है एकेलॉन फॉर्म और दूसरे को बोला जाता है नॉर्मल फॉर्म। उसमें से बहुत पहले नॉर्मल फॉर्म पे सम आया करते थे, बिकॉज नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालना इज बहुत लेंदी प्रोसेस, उसके लिए ट्रेन फॉलो करनी पड़ती है, तभी जाके इसके ऊपर का काम निकलता है। लेकिन एकेलॉन फॉर्म इज द बेस्ट फॉर्म। मैं बताता हूं एकेलॉन फॉर्म में क्या रूल्स, आपको एक स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, जैसे कि इस बंदे को पकड़ो, यहां पे 1 कर दो, और बचे हुए उसके नीचे के प्लेयर्स आपको क्या करने हैं, 0। ये कब हो पाएगा, जब आपको रो ट्रांसफॉर्मेशंस आना शुरू हो जाएंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन आना मैट्रिक्स में बहुत जरूरी है इस वाले। उसके बाद आपको इस बंदे को सिलेक्ट करना है और इसके नीचे का प्लेयर आपको क्या करना है भाई साहब, 0 करना है। अब नॉट नेसेसरी आपको इसको 1 ही करना है, आप पहले वाले को इधर 1 कर रहे हो ना, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद वाले के लिए 1 करके इन दोनों को 0 करो, फिर आप यहां पे आओ, इसको 0 करो, और ये इतने प्रोसेस करते ही आपको इमीडिएटली आपका रैंक दिखना शुरू हो जाएगा। देखो रैंक का मतलब क्या होता है, अगर मेरा यहां पे अभी फिलहाल रोज कितने 3 हॉरिजॉन्टल चीज है,
हॉरिजेंटल अगर 3 रोज है तो मुझे बताओ, एक रो अगर मैंने पूरी 0 कर दी तो क्या उस रो में कोई बच्चा बैठा है बेंच पे? नहीं। तो इसका मतलब है कितने रोज लगे? 2। इसका मतलब है कि आपका रैंक कितना आया? 2 आया। लेकिन अगर उस बच्चे को जगह ही नहीं मिली ऊपर बैठने के लिए और यहाँ पे आपके वो बच्चे को बैठना पड़ा, तो 7 नामक बच्चा वहां पे बेंच पे बैठा हुआ है, क्या उसकी जगह चेंज हुई? नहीं हुई। इसका मतलब है क्या वो 3 रो उसको लगे ही लगे काम करने के लिए, तीसरा बेंच लगा ही क्योंकि कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है उसका रैंक कितना आया भाई? 3 आया हुआ है। तो ये चीज आपको बस समझ में आनी चाहिए। जब सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसके ऊपर की चीजें जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अब एक्लोन फॉर्म का मैंने बेसिक आपको बता दिया, लेकिन नॉर्मल फॉर्म जो है वो रो और कॉलम दोनों को यूज करता है, मतलब बहुत पगलट है वो। देखो ये 1 करता है, फिर क्या करता है? इन दोनों को 0, फिर देखो उसके बाद की स्टेप बहुत अजीब है, इन दोनों को 0 करते बैठता है। तो वो क्या करता है? इट ट्राइज टू, जैसे यहां पे आई ट्राई टू गेट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, समझ रहे हो ना थोड़ा बहुत? यहां पे वो किसी भी तरीके से रूल के हिसाब से जाता है और बोलता है नहीं नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनाओ। अब जब आइडेंटिटी आप देखोगे तो आइडेंटिटी में आप पगला जाओगे यार। ये देखो, ये कुछ ऐसा बन के फिर इसके नीचे का और इसके बाजू का 0 होता है, फिर इसके नीचे का आपको 1 या फिर 0 करना पड़ता है। तो ये बहुत 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 ही टीडियस मेथड है। और तो और यहां पे एक PAQ नामक फॉर्म भी पूछा जाता है। तो मैं बता रहा हूं, मैंने भले वीडियो निकाला हो, मैंने भले नोट्स PDF दिए होंगे, आपके ये 4 प्लेयर्स को देखो, इन 4 प्लेयर्स में आपको कहीं पे भी नॉर्मल फॉर्म दिखाई दे रहा है क्या? देखो, जितना मैं देख पा रहा हूं या फिर मैंने देखा है, नहीं आया हुआ है 4 एग्जाम में। अब बोलोगे हमारे टाइम पे एंट्री मारी तो हमारा नसीब बहुत खराब होता है सर, आपको पता नहीं है। तो भाई जो बदनसीब लोग हैं वो तो किसी चीज से बच नहीं सकते। तो अगर आया भी तो भी पूरे के पूरे पेपर में सिर्फ नॉर्मल 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 फॉर्म, ऐसा पेपर नहीं आएगा। एक आध सवाल कहीं पे आएगा जो कि आप औरिंग में डाल सकते हो अगर बाई चांस आया भी आगे जाके। तो अंडरस्टैंड दिस, खामखा चीजें खुद के लिए कॉम्प्लिकेट करना मत करो यहाँ पे। तो मैं बता रहा हूं नॉर्मल फॉर्म फिलहाल आप मत करो, कंपलसरी ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आती है आपकी सिस्टम, लीनियर सिस्टम, जिसके 2 टाइप्स निकलते हैं। एक होती है नॉन होमोजेनियस, जहां पे राइट हैंड साइड में आपको नॉन जीरो नंबर दिखते हैं, और एक आती है होमोजेनियस। अब कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं? अगर है तो उसके जो सॉल्यूशंस आते हैं वो ट्रिवियल सॉल्यूशंस है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है वो आती है आपके नॉन होमोजीनियस सिस्टम और होमोजीनियस सिस्टम में। जितना मैं जानता हूं यार, मैंने बहुत सही से एक मस्त से ट्री डायग्राम बनाई है और उसके ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस कैसे आता है। अब हैविंग सेड दिस, मैं आपको बताता हूं, यहां पे अगर आप इन दोनों में पूछो क्या सर इक्वली आता है क्या ये, तो ये बहुत आसान है, बिकॉज होमोजेनियस सिस्टम ये हमेशा ही कंसिस्टेंट रहती है। तो इसका कैलकुलेशन भी आसान है, डिटर्मिनेंट निकालो और कैलकुलेशन के लिए जाओ तो इसमें परेशानी नहीं होती है। द प्रॉब्लम लाइज विथ नॉन होमोजेनियस। आप देखोगे हर जगह पे आपको नॉन होमोजेनियस एंट्री करते हुए दिखाई देगा। और तो और ये देखो, नॉन होमोजेनियस को नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस को होमोजेनियस आया, नॉन होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस। व्हाट डज दैट मीन भाई साहब? टोटल अगर सिस्टम पे 8 सवाल है तो 8 में से बस एक सवाल जो है वो होमोजेनियस पे। देखो यहाँ पे बचे हुए 7 सवाल जो आपको दिखाई देंगे वो आएंगे नॉन होमोजेनियस पे। कोई बंदा इसको स्किप नहीं करेगा, कंपलसरी रहेगा ये। तो आपको नॉन होमोजेनियस किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट इसको खत्म करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये छोटा ही है यार, ये 10 मिनट में हो जाता है अगर आपको ये समझ में आया तो, राइट। अब उसके बाद देखो लीनियर डिपेंडेंसी, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, बिकॉज मैं बोलता हूं हमेशा बच्चों को ये करोगे तो आपके 5 मार्क्स फिक्स है, एक सेशन में फिक्स हो जाते हैं और आधे घंटे में फिक्स हो जाते हैं। कुछ नहीं करना होता है, यहां पे आपको मैट्रिक्स रेडी करना है, वेक्टर्स दिए हुए रहते हैं, वेक्टर्स को लेके मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स को आप जैसे रेडी करोगे उसका रैंक बस फाइंड करो। क्या करने का है? रैंक, मतलब थ्रू आउट जो रैंक बाय एक्विलिब्रियम फॉर्म है वो पूरी तरीके से ये कैरी फॉरवर्ड होता है। नॉन होमोजेनियस में भी वही करना है, लीनियर डिपेंडेंसी में भी वही करना है, सब जगह पे आपको मोस्टली वो करना पड़ता है। अब जब आप इसका रैंक फाइंड करोगे तो रैंक और आपके नंबर ऑफ वेक्टर्स के ऊपर यहां पे फाइटिंग होती है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज C1x प्लस C2y प्लस C3z इज इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट। अब आप खुद देख सकते हो, अगर C1 C2 C3 को मैं कांस्टेंट कंसीडर करूं, कुछ नंबर्स, तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन x y z। अगर इनको मैं नंबर्स ना कंसीडर करूं तो आई कैन सिंपली से दैट अगर C1 0 आया, C2 0 आया, C3 0 आया, तो ये सब कुछ इंडिपेंडेंट है। कोई भी वेक्टर किसी भी और वेक्टर के साथ किसी तरीके का रिश्ता नहीं रखता है। ये सिखाता है लीनियर डिपेंडेंसी। और मैं क्यों बता रहा हूं ये आपके लिए आसान है। आप देखो हर एक पेपर में यार कंपटीशन ही नहीं है। देखो लीनियर डिपेंडेंसी, लीनियर डिपेंडेंसी, लीनियर डिपेंडेंसी, लीनियर डिपेंडेंसी, लीनियर डिपेंडेंसी, लीनियर डिपेंडेंसी। हर एक पेपर में अगर लीनियर डिपेंडेंसी का ऊपर जैसा समय एग्जैक्ट
ओरिंग को आपको वैसा ही सम दिखाई देता है। इसका मतलब नहीं किया तो दोनों नहीं आएंगे और किया तो दोनों आएंगे भाई, ये चीज है, सिंपल। अंडरस्टूड, समझ में आया। अब ये भी हो गया। उसके बाद आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं, ये तो कंपलसरी भाई, एक और अच्छी चीज बताता हूं, इसमें से लीनियर वाला ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल मत करो, ऑर्थोगोनल वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा। अब है क्या ये ऑर्थोगोनल वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करता है यूजुअली ए इंटू ए इनवर्स को आई बोला जाता है ना, ए इंटू ए इनवर्स को आई बोला जाता है। ऑर्थोगोनल क्या कहता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज भी आई होता है। सो इन दोनों को कंपेयर किया तो अपने को एक रिलेशनशिप मिलती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिलता है मेरे दोस्त, ए इनवर्स दिखा देता है। ये कौन कहता है, ऑर्थोगोनल वाला मैट्रिक्स। आपको पूछा जाता है शो दैट गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो आपको दिस इंटू दिस मतलब दिस इंटू उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके आंसर क्या लेके आने का है, आई। नहीं तो दूसरा वे आउट, इफ इट इज ऑर्थोगोनल फाइंड ए बी सी, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। दो ही टाइप है, ज्यादा कुछ टाइप यहाँ पे है नहीं है, तो अंडरस्टैंड करो ये चीज, यहाँ पे ऐसे वर्क होता है। अब सर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, मैं आपको आज एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं भाई साहब। आपके लास्ट के 2 यूनिट में आपको लगता है मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस पूरी तरीके से सॉल्व हो सकता है यूजिंग कैलकुलेटर। आई रिपीट, मैट्रिसेस पूरी तरीके से आपका सॉल्व हो सकता है यूजिंग कैलकुलेटर। कैसे, तो सुन लो मेरी बात, अच्छे से सुन लो। आप कैलसी को यूज करके अगर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी बना रहे हो तो आप इस मैट्रिक्स ए का डायरेक्ट इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसी मैट्रिक्स ए का ए स्क्वायर, ए क्यूब, ये सारे वर्जन जो है वो आप कैलसी पे फाइंड कर सकते हो। इसी के साथ साथ बने हुए 3 में आप ए इंटू बी ये भी कैलसी पे कर सकते हो, और ए इंटू बी इंटू सी भी आप कैलसी पे निकाल सकते हो। तो कैलसी का यूसेज आपका सबसे बड़ा प्लेयर रहने वाला है व्हेन इट कम्स टू मैट्रिसेस। आई एम श्योर आपको ये पता चला होगा। अगर आपकी जिंदगी में आपको ये पहली बार पता चला है तो यू कैन थैंक मी लेटर, अभी भी फिलहाल थैंक यू मत बोलो। ये चीज आपको ध्यान रखने की, ये सब कुछ कैलसी पे हो सकता है, राइट। अब उसके बाद सर ये ऑर्थोगोनल होने के बाद क्या है सर, नेक्स्ट चीज एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है भाई। 2 तरीके के एप्लीकेशंस होते हैं, मैं बताता हूं आपको। ये हमेशा ओरिंग आता है इस ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन को। जो 2 एप्लीकेशन है उसमें से जो दूसरा है वो ट्रैफिक वाला एप्लीकेशन है। जितना इनकमिंग ट्रैफिक होता है उतना ही आपका आउटगोइंग ट्रैफिक होता है। और यहां पे एक आता है भाई साहब, आ गए एंट्री मार गए, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट। और इलेक्ट्रिकल सर्किट के सम्स अब तक चारों पेपर्स में, ये लोकेशन देख लो, यहां पे एप्लीकेशन है, यहां पे एप्लीकेशन है, यहां पे एप्लीकेशन है, यहां पे एप्लीकेशन है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ऑर्थोगोनल 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 ऑर्थोगोनल। तो ये जो चारों एप्लीकेशंस है ये अब तक जो आए हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल के आए हैं। अब सर हमारे टाइम पे भी इलेक्ट्रिकल के एप्लीकेशन आएंगे क्या, यार भगवान करे ऐसे ही हो, लेकिन नहीं भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रैफिक के सम तो उससे भी ज्यादा आसान, मतलब जब आप देखोगे तो एक हाथ 2 ऊपर ऊपर से देख लो यार, गलती से आया भी एग्जाम में तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार प्रीवियस पेपर जैसा पेपर नहीं निकला। हो सकता है कम ज्यादा, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए इसमें कैसे वर्क हुआ है। ट्रैफिक के सम्स और ज्यादा इजी है, आई रिपीट। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में भाई आर इज इक्वल टू सॉरी वी इज इक्वल टू आई आर यूज होता है आपका। उसको यूज करके आपका किरशॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरशॉफ्स का करंट लॉ यूज करके इक्वेशंस निकालनी पड़ती है। और एज यूजुअल इक्वेशन आने के बाद वो होमोजेनियस सॉरी नॉन होमोजेनियस सिस्टम बनती है, और उसको अपनी अपनी प्रोसेस से सॉल्व करो। जैसे आप रैंक निकाल के अपर ट्रायंगुलर वाली चीज करते हो ना, तो रैंक मत निकालो, अपर ट्रायंगुलर करके भी उसको सॉल्व करोगे तो आप उसको आंसर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इट इज ऑल अबाउट I1 I2 करंट वोल्टेज, जो भी आपको फाइंड करना है आप यहां पे कर सकते हो। चलो, यूनिट नंबर 6 इज नथिंग बट आपके यूनिट नंबर 5 के ही कुछ पार्ट्स है, यानी कि मैट्रिसेस को ही वो आगे लेके जा रहा है और उसके ऊपर काम कर रहा है। तो उसमें आप देखोगे तो यूनिट 6 में टॉपिक ही कितने भाई, सिर्फ 4 टॉपिक्स है। अब इन 4 टॉपिक्स में भी अगर आप देखोगे, सर बताओ ना सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अभी मेरे को किसी ने मैसेज वही डाला था कि सर IMP मतलब पासिंग स्ट्रेटेजी बताओ, तो वही चल रही है भाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर। यार जगह कम पड़ जाएगी, इतने स्टार्स इसको करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे आप जितनी सारी चीजें कर रहे हो, मतलब आपको कैली हैमिल्टन को सॉल्व करना है, आपको लगेगा आइगन वैल्यू आइगन थ्योरम, आपको डायगोनलाइजेशन करना है, आपको लगेगा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, तो सब कुछ आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग के लिए। मोस्टली 80% पार्ट आपका किसका रहेगा, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को फाइंड करना होगा। तो भाई साहब जब मैंने सिखाया है तो मैंने इन डेप्थ में आइगन वैल्यूज को कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक्स बताई थी और उसके फॉर्मूलाज भी बताए थे। 2x2 और 3x3 पे जब हम लोग काम करते शायद यही चीजें चल रही थी। तो देखो भाई 2x2 में लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा
लैम्डा प्लस यहाँ पे आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे S1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब डिटर्मिनेंट तो आपको पता है ए का कैसे निकलता है, S1 इज नेम्ड एज ट्रेस, यानी कि जितने डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपको क्या करने भाई साहब ऐड करने होते हैं। उसके बाद अगर आप 3/3 वाले के लिए जाओ तो ये बनता है लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। व्हाट डज दिस मीन, ये जाता है आपका 3/3 के लिए, और जब ये 3/3 के लिए जाता है तो मेरे भाई यहाँ पे S1 इज एज यूजुअल ट्रेस होता है, S2 इज आपके डायगोनल एलिमेंट्स को छुपाने के बाद जो माइनर बनते हैं वो आपके माइनर्स होंगे, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको पता है एज यूजुअल प्रोसेस से होगा। दूसरी चीज यहाँ पे वापस कैल्सी पिक्चर में आता है, जब आप ये भी करते हो वैल्यूज निकालते हो तो कैल्सी से आप इसके रूट्स निकाल सकते हो। सिमिलरली इसके 3 रूट्स मतलब 3 वैल्यूज आएंगी लैम्डा की। ये लैम्डा क्या होता है सर, लैम्डा को ही आइगन वैल्यूज बोला जाता है। अब आइगन का मतलब मैं बताता हूं, आइगन का मतलब स्टबन, मतलब कि यार वो इतना जिद्दी है कि उसको अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, और बचे हुए जो लोग जिद्दी नहीं है जब उनको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तब आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी वेक्टर जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो उलट पुलट हो जाता है इधर उधर। लेकिन आइगन वेक्टर जो होते हैं वो बहुत स्टबन रहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उनकी मैग्नीट्यूड कम या फिर ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। तो इसीलिए ये आइगन वैल्यूज जो है वो उनकी डायमेंशन बताने का काम करते हैं। ये आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर विच इज मैंडेटरी, पूरे यूनिट का सार है ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, आपको ये बहुत ढंग से करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कैले हैमिल्टन थ्योरम। कितना सिंपल है, देखो यही पे लिखा है। ये जो आपका कोई भी आइगन वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आने वाला है ना, उनका कहना है जो आप लैम्डा के लिए करते हो वो चीज आपने जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया उसको एप्लीकेबल है। मतलब कैले और हैमिल्टन दो अलग अलग बंदे, उन दोनों ने मिला के यहां पे बोला कि यार ये सेम चीज मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब है कि उनका कहना है कि मैट्रिक्स में भी ए क्यूब माइनस S1 ए स्क्वायर प्लस S2 ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए करोगे तो किसी भी तरीके से आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। और एग्जाम में आता है कि आप वेरीफाई करो कैले हैमिल्टन थ्योरम, इसका मतलब है आप किसी भी तरीके से ये कॉम्बिनेशन करके आंसर कितना लेके आओ, 0। अब मुझे पता है आपको टेंशन आया होगा, ए क्यूब दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है। भाई साहब आपके सर ने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे खतरनाक वाली न्यूज दी थी। आपके सर ने बोला था ए स्क्वायर ए क्यूब ये सारी चीजें आप कहां से निकाल सकते हो, यूजिंग कैलकुलेटर निकाल सकते हो। तो ज्यादा मेहनत करने की कोशिश मत करना, ऑलरेडी वैल्यूज आती है, आप ए इंटू ए करोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, समय ज्यादा जाएगा। समय इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप कैलकुलेशन करोगे तब। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। ये था आपका कैले हैमिल्टन भाई। अब इसी कैले हैमिल्टन को यूज करके आपको ए इनवर्स निकालने के लिए कहते हैं। बताओ मुझे इसको लेके ए इनवर्स कैसे निकालोगे, मुझे बताओ। क्या यहाँ पे ए इनवर्स है? नहीं, तो सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। आपको एक प्लेयर जो लास्ट वाला है वो ए इनवर्स खुद बन के दिखाई देगा, उसकी इक्वेशन बनाओ और उसको सॉल्व करो। तो आप जब सम्स देखोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिनको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आएगा उन्हीं को कैले हैमिल्टन आएगा। और तो और ये 2 टॉपिक करने के बाद आपको शॉर्ट गारंटेड 10 मार्क्स मिलने ही वाले हैं। दिखाता हूं आपको आइगन कैले आइगन कैले आइगन कैले आइगन कैले आइगन कैले आइगन कैले, सब जगह पे आप देखो आपके पेपर में आइगन और कैले आपको एक दूसरे को साथ साथ और ओरिंग में भी साथ साथ दिखाई देते हैं। अब बचता है सवाल 3 नंबर वाले प्लेयर के लिए। 3 नंबर वाला प्लेयर मतलब एक जगह पे डायगोनलाइजेशन पे पूछा जाता है और एक जगह पे कैनोनिकल फॉर्म। इसी कैनोनिकल फॉर्म को एक और नाम दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज टू बी सम ऑफ स्क्वायर्स वाला फॉर्म। सम ऑफ क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर वाला फॉर्म। अगर आप देखोगे तो ये जो सम ऑफ स्क्वायर वाली कॉन्सेप्ट वर्कआउट होती है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं कैसे वर्क होता है। मीनवाइल आप ये डायगोनलाइजेशन के बारे में जब हम लोग बात करते तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 चीजें होती है, डायगोनल मैट्रिक्स और दूसरी चीज होती है मॉडल मैट्रिक्स। क्या होती है? डायगोनलाइज मैट्रिक्स एंड मॉडल मैट्रिक्स। तो आपको मॉडल मैट्रिक्स के बारे में बस पता होना चाहिए, कुछ नहीं है। जब आप इसके वेक्टर्स निकालोगे, देखो यहाँ पे आपको पूरा काम वही करना है। क्या निकालोगे? आइगन वैल्यूज। क्या निकालोगे? आइगन वेक्टर। जो भी आइगन वेक्टर आएंगे, सपोज 3/3 है तो वो तीनों आइगन वेक्टर को वर्टिकली लिखो, जैसे कि 2 1 5 आया है, 3 2 3 आया हुआ है, -1 5 और 7 आया हुआ है। ये आपने जैसा है वैसे अगर लिखा तो इसे आप डायरेक्टली नाम दे सकते हो, यही आपका मॉडल मैट्रिक्स है। ये कौन है? मॉडल मैट्रिक्स। आप जब यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी देखोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड, आपको मॉडल मैट्रिक्स वर्ड यूज किया हुआ दिखाई देगा। अब
इसके कुछ फॉर्मेट्स है जिनको यूज करके अपने को सम को सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे इनवर्स फाइंड करना पड़ता है इस p का, तो p इनवर्स आप वापस से कैलसी से ही निकाल सकते हो। और तो और 3 मैट्रिक्स जो है सामने आते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे करना पड़ता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डायगोनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मेरे आइगन वैल्यूज, मैं बताता हूँ डायगोनलाइजेशन होता भी क्या है। अगर आपके आइगन वैल्यूज आए 1 2 3, तो आपको बस क्या करना है, उन डायगोनल वैल्यूज को आइगन वैल्यूज को डायगोनली लिखना है। आ गया, बन गया, इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एज सिंपल इज दैट। सो आइगन वैल्यू देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स और आइगन वेक्टर्स देते हैं मॉडल मैट्रिक्स। ये चीज आप बस समझ लो, आगे जाके ये चीजें आपके लिए आसान हो सकती है। बहुत समय खाता है ये वाला जो सम है ना, बहुत समय खाता है। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक एंड कैनोनिकल फॉर्म। क्वाड्रेटिक तो नाम आपने सुना होगा। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, लेट्स से मैं ले लेता हूं, और हाँ, मैं इसको अगर लिखने की कोशिश करूं तो ये दिखता कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो बताता हूं। हमेशा याद रखना, ये एक ट्रिक है जहां पे आप लोग, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका कोएफिशिएंट जो दिखाई दे रहा है ना, ये तो ये कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कितना है 1, ये x इंटू एक्स में बिठाओ। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, ये यहाँ पे बिठाओ, समझ रहे हो। और ये 2xy जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक x इंटू वाई बनता है, यहाँ पे एक x इंटू वाई बनता है। इसको बस हाफ करना, ये 1 1 आप यहाँ पे बिठा सकते हो। तो ये किस तरीके से आप आपकी दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैट्रिक्स में लिख सकते हो, या फिर मैट्रिक्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हो, ये बस एक 10 मिनट का काम है। एक बार ये पार्ट समझ में आया तो उसके बाद कैनोनिकल फॉर्म इज वेरी इजी। कैनोनिकल फॉर्म अगर इसका मेरे को बनाना है तो कुछ भी हो, कैनोनिकल फॉर्म को बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्म। इसका मतलब है मुझे मेरे सिर्फ और सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स निकालने, बचे हुए सारे एलिमेंट्स मेरे ऑफिशियली क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये जो आता है तो इसको आप बोल सकते हैं, सपोज ये 2 3 5 है, तो इसका आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5, लाइक दिस। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। देखो, पूरा तो मैं कॉन्सेप्ट आपको ओपन करके नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअल वीडियोस में या फिर आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत समय लगेगा। दिस इज जस्ट अ स्ट्रैटेजी जहां पे मेरे को इनसाइट देने की, भाई हर एक टॉपिक में है क्या, तो आपको समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। इसका कोई भी टॉपिक कोई भी स्किप नहीं करेगा, एक्सेप्ट इसमें एक ऑर्थोगोनल नामक एक प्रोसीजर है, ये फिलहाल आपने स्किप करी तो भी चलेगी। आप ये कॉन्ग्रुएंट मेथड से जो सॉल्व करना है उस मेथड के लिए जरूर जाइएगा, क्योंकि अब तक के सारे सम जो पूछे गए हैं रिगार्डिंग कैनोनिकल, वो सारे के सारे यूजिंग कॉन्ग्रुएंट मेथड आप सॉल्व कर सकते हो, और दिया भी जाता है कि यूज कॉन्ग्रुएंट मेथड एंड उसको सॉल्व करो। तो होपफुली बस 4 टॉपिक से कोई इसको स्किप नहीं करेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। आपको यूनिट 5 और यूनिट 6 जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है, इतने अच्छे कि आप डायरेक्ट पास हो सकते हो। फिर यूनिट 3 और 4 में आप झगड़ा करते रहो, बोनस ले लो, जो भी चीजें आपको बोनस चाहिए वो। कैल्सी का यूसेज किस तरीके से करना है ये भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। होपफुली जितना मैंने बताया है यूनिट नंबर 6 का, आपके दिमाग में, आपके पल्ले जो है वो पड़ चुका है। तो भाई ये था एक इनसाइट पूरे के पूरे आपके एनसेम के सिलेबस का। तो आई एम श्योर M1 का जो आपको पढ़ाई करने की शुरुआत भी करनी होगी, या फिर जिसने पढ़ाई की है उसको एक आइडिया मिल चुकी होगी किस तरीके से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ाई करना, ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, और ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखना। बाय बाय।